बेहद बारीक नक्काशी वाले भव्य मंदिरों और ज्ञान के विशाल विश्वविद्यालयों की नींव रखी जा रही है। और ठीक उसी वक्त उसी जमीन पर सत्ता और संसाधनों के लिए राजवंशों के बीच एक बहुत ही खूनी संघर्ष चल रहा है। बिल्कुल। और ये कोई ये किसी फैंटेसी उपन्यास का प्लॉट नहीं है। ये हमारे प्राचीन भारत के अंतिम अध्याय की असल कहानी है। हाँ, और आज के हमारे इस गहन विश्लेषण में हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी रोमांचक दौर के हैं। हमारे पास एक बहुत ही विस्तृत ऐतिहासिक पीडीएफ दस्तावेज है और उस दौर की कुछ शानदार छवियां हैं। और मजेदार बात यह है कि ये दस्तावेज सीमांत और राजपूत राजवंशों चालुक्य, पाल, परमार और चौहान जैसे वंशों के उदय को बहुत बारीकी से खंगालता है। तो आज हमारा मिशन सिर्फ राजाओं और उनके युद्धों की कोई सूखी सी लिस्ट पढ़ना नहीं है। मुझे लगता है हमें ये डिकोड करना चाहिए कि कैसे साहित्य, वास्तुकला और इन राजाओं की आपसी दुश्मनी ने इतिहास का रुख मोड़ा। धार और दूसरी तरफ बौद्धिक श्रेष्ठता। इतिहास में किसी भी बड़े साम्राज्य की नींव केवल सेना पर कभी नहीं टिकती है ना। हाँ, उसे एक सांस्कृतिक आधार चाहिए होता है। जैसे अगर हम दक्षिण भारत की ओर देखें तो वातापी के चालुक्य वंश का उदय इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण लगता है। हाँ, और हमारे नोट्स भी यही बताते हैं कि जयसिंह ने इसकी स्थापना की थी। लेकिन असली कहानी तो पुलकेशन द्वितीय से शुरू होती है। अरे हाँ, पुलकेशन द्वितीय। उसका नाम आते ही ना मुझे वो मशहूर युद्ध याद आता है जहाँ उसने उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली सम्राट हर्षवर्धन को हरा दिया था। वो एक ऐसा क्षण था जिसने पूरी भू राजनीति को पलट कर रख दिया था। पर मुझे एक बात हमेशा हैरान करती है, हर्ष को हराने के बाद पुलकेशन ने सिर्फ अपनी सीमाएं सुरक्षित नहीं की, उसने बाकायदा परमेश्वर और दक्षिणापथेश्वर की उपाधियां ले लीं। हाँ, जिसका मतलब है दक्षिण का भगवान। और ये महज एक सैन्य जीत नहीं थी, ये शुद्ध रूप से एक मनोवैज्ञानिक खेल था। एक तरह का माइंड गेम है ना। बिल्कुल। हर्ष उस समय अजय माने जाते थे। उनका साम्राज्य पूरे उत्तर भारत में था, तो नर्मदा नदी के तट पर हर्ष को रोक के पुलकेशन ने यह साबित कर दिया कि दक्षिण भारत की एक स्वतंत्र पहचान है। और उसने उत्तर के बराबर एक समानांतर सत्ता का ऐलान कर दिया। ये सच में बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन था। लेकिन शक्ति प्रदर्शन की भी एक सीमा होती है। इतिहास का पहिया बहुत क्रूरता से घूमता है। हाँ, और वो क्रूरता चालुक्य वंश के पतन में साफ दिखती है। जो पुलकेशन महान हर्ष को हरा सकता था, वही 642 ईस्वी में पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम से हार गया। सिर्फ हारा नहीं, मारा भी गया। और फिर नरसिंह वर्मन ने चालुक्यों की राजधानी बादामी पर कब्जा करके खुद वातापीकोण की उपाधि ले ली। वातापी का विजेता। ये घटना सच में दिखाती है कि केवल सेना के भरोसे आप हमेशा अजेय नहीं रह सकते। एक हार और पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। और इसीलिए शासकों ने सिर्फ सेना पर निर्भर रहना छोड़ दिया था। जब दक्षिण में ये सब चल रहा था, पूर्व में पाल राजवंश कुछ अलग ही कर रहा था। सॉफ्ट पावर है ना, बौद्धिक शक्ति का इस्तेमाल। बिल्कुल। 750 ईस्वी में गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की और मुंगेर को राजधानी बनाया। लेकिन उनकी असली विरासत सेना नहीं थी। उनकी विरासत वो विश्वविद्यालय थे। हमारे स्रोत इन शिक्षा केंद्रों पर बहुत जोर देते हैं, औदंतपुरी और विक्रमशिला। हाँ, औदंतपुरी की स्थापना खुद गोपाल ने की थी और फिर उनके सबसे महान उत्तराधिकारी धर्मपाल ने विक्रमशिला बनवाया। अगर आज के नजरिए से देखा जाए तो ये उस दौर के आईवी लीग विश्वविद्यालयों की तरह थे। लेकिन मुझे एक बात खटक रही है। क्या? एक राजा जिसके पास हमेशा अपनी जमीन बचाने की चुनौती है, वो इतना सारा पैसा और संसाधन सिर्फ कॉलेज बनाने में क्यों खर्च कर रहा था? क्योंकि वो सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें नहीं थी, वे कूटनीतिक हथियार थे। पाल शासक बौद्ध धर्म को मानते थे। अच्छा, तो क्या इन विश्वविद्यालयों में बाहर से भी लोग आते थे? बिल्कुल। तिब्बत, दक्षिण पूर्व एशिया और दुनिया भर से छात्र और भिक्षु आते थे वहां। जब आप ऐसा अंतर्राष्ट्रीय केंद्र चलाते हैं तो आप खुद को पूरे बौद्ध जगत का संरक्षक बना लेते हैं। ओह, मैं समझ गई। ये अंतर्राष्ट्रीय मान्यता पाने का एक तरीका था। इससे व्यापार भी बढ़ता होगा। हाँ, राज्य की प्रतिष्ठा और पैसा दोनों बढ़ते थे। लेकिन यहीं पर एक विरोधाभास है। एक तरफ धर्मपाल विक्रमशिला जैसी महान संस्था बना रहे थे और दूसरी तरफ वो उस त्रिपक्षीय संघर्ष में भी उलझे हुए थे। वो कन्नौज वाला संघर्ष है ना? हाँ,
हमारे नोट्स बताते हैं कि कन्नौज के लिए पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच पीढ़ियों तक युद्ध चला। मतलब ये तीन इतने विशाल साम्राज्य सिर्फ एक शहर के लिए क्यों लड़ रहे थे? क्योंकि कन्नौज कोई आम शहर नहीं था। वो प्राचीन भारत का रोम बन चुका था। मतलब वहां कोई सोने की खदान थी क्या, या वो बस एक जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट था? दोनों कह सकती हैं। भौगोलिक रूप से कन्नौज गंगा यमुना दोआब के बिल्कुल बीच में था। ये पूरे उपमहाद्वीप की सबसे उपजाऊ जमीन थी। तो जो कन्नौज को कंट्रोल करता वो वहां की खेती और गंगा नदी के व्यापार को भी कंट्रोल करता। एकदम सही। ये प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था की धमनियों पर कब्जा करने की जंग थी। और हर्ष के बाद ये धारणा बन गई थी कि जिसके पास कन्नौज, वो पूरे उत्तर भारत का सम्राट। पर इस जंग का अंजाम बहुत भयानक था। दस्तावेज बताते हैं कि कोई भी स्थायी कब्जा नहीं कर पाया। हाँ, एक एंडलेस लूप बन गया था। जैसे राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने गुर्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय को बुरी तरह हराया। कभी पाल आगे बढ़ते तो कभी प्रतिहार, और कभी दक्षिण से राष्ट्रकूट आकर सब तहस नहस कर जाते। इस चक्र ने तो तीनों महान साम्राज्यों को अंदर से खोखला कर दिया होगा। बिल्कुल किया। और जब ये संघर्ष ठंडा पड़ा तो एक राजनीतिक शून्यता आ गई। इसी शून्यता से नए क्षेत्रीय राजपूत राजवंशों का उदय हुआ, जैसे सेन, परमार, चंदेल और सोलंकी राजवंश। और इन्होंने समझ लिया था कि सिर्फ युद्ध से इतिहास नहीं बनता। हाँ, इसीलिए उन्होंने कला, साहित्य और वास्तुकला को अपनी शक्ति का प्रतीक बनाया। अगर सेन राजवंश को देखें तो ये बात बिल्कुल सच लगती है। सामंत सेन ने इसकी स्थापना की, राजधानी नदियां थी, लेकिन वहां का पैटर्न बहुत अजीब है। अजीब कैसे? वहां के राजा बल्लाल सेन ने खुद दान सागर और अद्भुत सागर जैसी किताबें लिखी। मतलब एक राजा सेना छोड़कर भारी भरकम साहित्य रच रहा है। और बाद में लक्ष्मण सेन ने उस अद्भुत सागर को पूरा किया। ये दिखाता है कि उस समय शासक के लिए बौद्धिक होना कितना जरूरी था। और लक्ष्मण सेन की राजसभा तो रत्नों से भरी थी। उनके दरबार में जयदेव थे जिन्होंने गीत गोविंद लिखा। हाँ, और पवन दूत के लेखक धोई और ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुद्ध भी। जब राजा ऐसे विद्वानों को संरक्षण देता है तो वो समाज को एक संदेश देता है कि उसका शासन बहुत ही सभ्य और धर्म के अनुकूल है। बिल्कुल। जयदेव का गीत गोविंद आज भी हमारी संस्कृति का हिस्सा है। ऐसे कवियों को प्रायोजित करके राजा खुद जनता के लिए देवता बन जाता था। और ये छवि चमकाने की होड़ हर जगह दिख रही थी। गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज को ही लीजिए, वो तो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। हाँ, उन्होंने खुद को आदि वराह की उपाधि दे दी थी। लेकिन परमार वंश के राजा भोज का मामला तो और भी ज्यादा दिलचस्प है। राजा भोज, जिन्हें दस्तावेजों में कविराज कहा गया है, उन्होंने सिर्फ कविताएं नहीं लिखी बल्कि बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी चलाए। भोपाल के पास विशाल भोजपुर झील बनवाई और अपनी राजधानी धारा में सरस्वती मंदिर बनवाया। ये उस दौर का वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य का मॉडल था। झील से अर्थव्यवस्था और खेती सुधरती थी और मंदिर से बौद्धिक संपदा बढ़ती थी। तो राजा भोज ये साबित कर रहे थे कि वो एक निर्माता भी हैं और दार्शनिक भी। मतलब अजमत, महानता सिर्फ दुश्मनों को मारने से नहीं मापी जा रही थी। बिल्कुल नहीं, महानता मंदिरों और झीलों के पैमाने से मापी जा रही थी। और जब भव्यता की बात आती है तो चंदेल वंश को कैसे भूल सकते हैं। खजुराहो, वो तो आर्किटेक्चर का मास्टरपीस है। शुरुआत में चंदेलों की राजधानी कालिंजर थी, जो एक सैन्य किला था। लेकिन फिर राजा धंग ने अपनी राजधानी को खजुराहो स्थानांतरित कर दिया, क्योंकि वो एक सांस्कृतिक केंद्र बनाना चाहते थे। हमारे नोट्स बताते हैं कि यशोवर्मन ने वहां विष्णु मंदिर बनवाया था और धंग ने विश्वनाथ और वैद्यनाथ मंदिर बनवाए। और पीडीएफ में जो खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर की तस्वीर है, वो इंजीनियरिंग के नजरिए से दिमाग घुमा देने वाली है। हाँ, जिसे 999 ईस्वी में राजा धंगदेव ने बनवाया था। उसका विशाल पर्वतनुमा शिखर और दीवारों की वो नक्काशी सच में अद्भुत है। सोचिए, इतनी ऊंचाई तक उन विशाल पत्थरों को बिना किसी आधुनिक क्रेन या मशीन के ले जाना, ये तो राजकोष का एक बहुत बड़ा हिस्सा खा जाता होगा। बिल्कुल, तस्वीर देखकर ही लगता है कि ये कोई मामूली प्रोजेक्ट नहीं था। और ऐसा ही एक और क्रेजी निर्माण गुजरात के सोलंकी वंश का है। आप माउंट आबू के जैन मंदिर की बात कर रही है ना? हाँ, सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज प्रथम शैव धर्म को मानते थे, लेकिन भीम प्रथम के एक सामंत विमल ने दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया। उसकी तस्वीर तो किसी जादुई दुनिया की लगती है।
पूरा सफेद संगमरमर और छत की नक्काशी मानो पत्थर नहीं, कपड़े पर कढ़ाई की गई हो। माउंट आबू जैसी ऊंचाई पर इतना भारी संगमरमर ले जाना, ये तो पूरा लॉजिस्टिक दुष्स्वप्न रहा होगा उस जमाने में। ये दिखाता है कि वास्तुकला में धर्म और धन का कैसा गहरा संगम हो गया था। और सोलंकी शासक जयसिंह सिद्धराज ने तो इसे एक कदम और आगे बढ़ा दिया। उन्होंने क्या किया? जयसिंह ने माउंट आबू पर ही एक मंडप बनाकर अपने 7 पूर्वजों की गजारों ही मूर्तियां लगवा दी, मतलब हाथियों पर सवार मूर्तियां। ओ, तो ये सिर्फ धर्म नहीं था, ये सॉफ्ट पावर का बहुत ही आक्रामक रूप था। बिल्कुल। जब आम इंसान या कोई विरोधी राजा इतनी अथाह दौलत देखता होगा तो उसके मन में युद्ध का विचार ही खत्म हो जाता होगा। मतलब ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर दुश्मनों के दिमाग से खेलने का तरीका था। और राजा धंग का गंगा जमुना संगम पर जल समाधि लेकर प्राण त्यागना भी इसी रणनीति का हिस्सा लगता है। हाँ, वो सीधे एक पौराणिक चरित्र बन गए, जनता के लिए हमेशा के लिए अमर। ये सब सुनकर बहुत ही सुसंस्कृत और भव्य लगता है, लेकिन यहीं से इतिहास एक बहुत ही स्याह और दुखद मोड़ लेता है ना? हाँ, क्योंकि इस स्वर्ण युग के भीतर ही पतन के बीज बोरे जा चुके थे। शासक इतने ताकतवर हो गए थे कि उनका अहंकार उनकी दूरदर्शिता पर भारी पड़ने लगा था। गहड़वाल और चौहान राजवंशों की कहानी इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। ये प्राचीन भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक विफलता थी। बिल्कुल। गहड़वाल वंश की नींव चंद्रदेव ने रखी थी और वाराणसी उनकी राजधानी थी। और दूसरी तरफ चौहान थे, जहां अजयराज द्वितीय ने अजमेर नगर बसाकर अपनी सत्ता का केंद्र बनाया था, और ये राजा भी कला के बहुत बड़े संरक्षक थे। हाँ, चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ विसलदेव इतने विद्वान थे कि उन्होंने हरिकेली नाम का संस्कृत नाटक लिख डाला। और उनके राजकवि सोमदेव ने ललित विग्रहराज लिखा। पृथ्वीराज तृतीय ने भी रणथंबोर के जैन मंदिर का शिखर बनवाया था। तो समस्या उनकी संस्कृति या बहादुरी में नहीं थी। समस्या उस सामंती अहंकार में थी जिसने उन्हें असली खतरे के प्रति अंधा कर दिया था। मतलब जब राजा खुद को ही ब्रह्मांड समझने लगे तो बाहर इकट्ठा हो रहा तूफान दिखाई नहीं देता। पृथ्वीराज तृतीय और जयचंद के बीच की दुश्मनी ने तो सच में भूगोल बदल दिया। हाँ, पृथ्वीराज द्वारा जयचंद की बेटी संयोगिता का स्वयंवर से अपहरण करना कोई आम प्रेम कहानी नहीं थी। ये एक शक्तिशाली घराने की बहुत बड़ी बेइज्जती थी। और इससे चौहानों और घेड़ वालों के बीच दुश्मनी की ऐसी दीवार खड़ी हो गई जिसे पार करना असंभव था। और ये सब तब हो रहा था जब भारत के दरवाजे पर विदेशी आक्रमणकारी खड़े थे, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। और ये कोई अचानक आया खतरा नहीं था। इससे पहले भीम प्रथम के समय महमूद गजनी सोमनाथ पर भयानक आक्रमण कर चुका था। लेकिन उस चेतावनी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। जब गौरी भारत की तरफ आया तो उसे एक खंडित उत्तर भारत मिला जो आपस में ही लड़ रहा था। फिर 1191 ईस्वी में तराइन का पहला युद्ध हुआ। पृथ्वीराज तृतीय ने गौरी को बुरी तरह हरा दिया। लेकिन वहीं सबसे बड़ी कूटनीतिक चूक हो गई। उन्होंने गौरी को पूरी तरह से खत्म नहीं किया। और 1 साल बाद 1192 में गौरी तराइन के मैदान में नई रणनीति और तेज घुड़सवारों के साथ वापस आ गया। ये तराइन का दूसरा युद्ध था और इस बार पृथ्वीराज हार गए। ये वो टर्निंग पॉइंट था जिसने सदियों का इतिहास पलट दिया। और जयचंद, जिसे लगा होगा कि उसका दुश्मन खत्म हो गया, उसे भी 1194 के चंदावर युद्ध में गौरी ने हरा दिया और मार डाला। ये तो पूरा डोमिनो इफेक्ट था। एक गिरा और सब गिरते चले गए। चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासों में इस पतन का बहुत भावपूर्ण जिक्र है। बिल्कुल। और हमारे स्रोत इस पर बहुत निष्पक्ष हैं। वे न चौहानों को सही बताते हैं न गहड़ वालों को। मुझे बस ये बात बेचैन करती है कि इनके पास इतने संसाधन, वास्तुकला और विशाल सेनाएं थीं, फिर भी व्यक्तिगत ईर्ष्या के चलते ये एकजुट नहीं हो पाए। क्योंकि जब कोई साम्राज्य सांस्कृतिक चरम पर होता है तो वो आत्ममुग्ध हो जाता है। उन्होंने बाहरी दुनिया की नई युद्ध रणनीतियों को समझने की कोशिश ही नहीं की। महान संस्कृति होने के बावजूद एक राष्ट्रीय विजन पूरी तरह से गायब था। हर राजा के अहंकार के साथ उसका साम्राज्य भी ध्वस्त हो गया। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को देखें, वातापी के चालुक्यों से शुरू होकर पल्लवों के संघर्ष तक, और फिर विक्रमशिला के बौद्धिक केंद्र, त्रिपक्षीय संघर्ष की बर्बादी, खजुराहो और दिलवाड़ा की भव्यता, और अंत में तराइन और चंदावर के खूनी मैदान। ये इतिहास का वो चक्र है जो कभी नहीं रुकता।
एक युग का अंत हमेशा नए युग की नींव रखता है। और इसी बात पर मुझे हमारे पीडीएफ के आखिर में दी गई वो तस्वीर याद आ रही है। अरे हाँ, वो बड़ी सी छवि जिसपे थैंक यू लिखा है और उसके साथ डॉक्टर आशुतोष का वो बेहद खास संदेश है। हाँ, वो संदेश इस पूरी यात्रा को एक बहुत ही मानवीय मोड़ लेता है। हाँ, आप वो पढ़कर सुनाएंगी? बिल्कुल। उन्होंने बिल्कुल यही शब्द लिखे हैं। आप सभी के प्यार, सहयोग और मार्गदर्शन के लिए दिल से धन्यवाद। एंशिएंट हिस्ट्री की यह यात्रा हमेशा हमारी यादों में जीवित रहेगी। अब अगली क्लास में हम मिडिल हिस्ट्री की रोमांचक यात्रा शुरू करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद। सच में ये याद दिलाता है कि इतिहास कोई सूखी जानकारी नहीं है। ये एक बहती नदी है। प्राचीन इतिहास का खत्म होना मध्यकालीन इतिहास का दरवाजा खोलता है। और जाते जाते